जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बाबू, बिहार बोर्ड ने 2024 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें आज हम लोग केमिस्ट्री के जो भी मॉडल पेपर हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 96 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस मॉडल पेपर के अनुसार बाबू टोटल 96 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके पास बाबू 70 जो क्वेश्चन होंगे यानी 70 क्वेश्चन कैसे होंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। उसमें से आपको सॉल्व कितना करना है बाबू, 35 यानी 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के, कितने मार्क्स के बाबू, 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से आपको बनाना कितना है बाबू, 10 क्वेश्चन। और याद रखना है 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स के बाबू, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, जिसमें से बनाना आपको कितना होगा, 3 होगा। तो ये बाबू पैटर्न है केमिस्ट्री का, जो 2024 का मॉडल पेपर के अनुसार है। और 2023 में वैसे ही पूछा गया था, 2022 में ऐसे ही पूछा गया था। मॉडल पेपर के अनुसार पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज हम लोग जितने भी 70 क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि NaCl के रवा में एक Na+ कितने Cl- आयनों से घिरा रहता है। तो बाबू याद रखेंगे, NaCl के क्रिस्टल में एक Na+ 6 Cl- आयनों से क्या रहता है, घिरा रहता है। यानी कितना आंसर सही होगा बाबू, डी नंबर सही होगा, यानी 6। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। और देखिए दिया सलाई की जो ज्यामिति होती है उसमें याद रखना है कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जो ABC जो भी इनकी भुजाएं होती हैं, ये भुजाएं बराबर नहीं होती है, लेकिन कोण जो होता है अल्फा, बीटा और गामा, तीनों जो कोण होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और जो ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन किसका होता है, ऑर्थोरोम्बिक का। किसका कंडीशन होता है, ऑर्थोरोम्बिक। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी नहीं सी सही है। ऑर्थोरोम्बिक यानी ABC भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा कोण बराबर होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोरोम्बिक के कंडीशन बनाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कह रहा है कि n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियां की संख्या होती है। देखिए बाबू, जब भी आपको अष्टफलक यानी अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, तो जितनी गोलों की संख्या होती है उतना ही रिक्तियां होती हैं। यानी जितना गोला होगा उतना ही क्या होगा बाबू, रिक्तियां होंगी। यानी इस कंडीशन के लिए, यानी अगर n गोले वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियां कितनी होंगी, n होंगी, क्योंकि जितना गोलों की संख्या होगी उतना ही क्या होता है बाबू, अष्टफलक। क्या होता है बाबू, अष्टफलक क्या पाई जाती हैं, रिक्तियां पाई जाती हैं। बात समझ में आया कि नहीं है बाबू। तो इस कंडीशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हम लोग के पास। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। बाबू याद कीजिए, आप 2 दोष पढ़े होंगे स्टोइकियोमेट्रिक में। एक होता है फ्रैंकल दोष, एक होता है कौन दोष बाबू, साटकी दोष। समझ में आया कि नहीं, फ्रैंकल और कौन बाबू, साटकी। साटकी में क्या कहता है, साटकी दोष में जो क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। जबकि फ्रैंकल दोष में जो धनायन या ऋणायन उसी क्रिस्टल के अंदर अंतराली स्थान में चले जाते हैं। तो अंतराली स्थान में जाने के कारण, यानी जो क्रिस्टल के अवयव हैं, जैसे देखिए बाबू क्रिस्टल के जो क्या है अवयव हैं, अगर हम बात करें किन में बाबू, फ्रैंकल में, तो फ्रैंकल में क्या होते हैं, जो ये क्रिस्टल के अवयव हैं इनमें से एक बड़ा छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसे होंगे। तो जो क्रिस्टल के छोटा अवयव होता है वो हमेशा जो क्या होता है वो अंतराली स्थान में चला जाएगा। तो इसके कारण इनके घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करें साटकी का, तो
साटकी के अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टल के जो अवयव होते हैं धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब। जो समान संख्या में अपने स्थान से गायब होंगे तो संख्या में जब कमी आएगा तो इसका मतलब घनत्व में कमी आएगा। यानी कौन सा दोष बाबू, साटकी दोष क्या है, सही है। साटकी दोष में क्या होती है, क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन के लिए याद रखना है बाबू उनका स्ट्रक्चर समान होना चाहिए। तो याद रखेंगे बाबू आदर्श विलयन के लिए किनका स्ट्रक्चर समान होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे देखिए बेंजीन है तो बेंजीन की कंडीशन में आपको याद रखना है ऐसे, यानी ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बाबू ऐसे बनेगा ऐसे CH3, तो यानी दोनों स्ट्रक्चर लगभग में समान है। तो इसलिए ये दोनों C6H6 एवं C6H5CH3 ये दोनों क्या होंगे, एक आदर्श विलयन होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, डी नंबर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू कि 0.1 mH3PO4 बिलियन 0.1 mH3PO4 बिलियन की सामान्यता क्या है, यानी नॉर्मालिटी क्या है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो भी हम लोग के पास नॉर्मालिटी कहेगा तो नॉर्मालिटी के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे n बराबर होता है बाबू m, यानी जो हम लोग के पास क्या दिया है मोलारिटी, और इनटू में बाबू याद रखेंगे n फैक्टर। n फैक्टर के मतलब यहाँ पे याद रखेंगे बेसिसिटी, अगर ये अम्ल है तो इसकी बेसिसिटी यानी कौन बाबू, क्षारीयता। और क्षारीयता कितनी होगी कि कितना ये OH माइनस त्याग सकता है। देखिए बाबू यहाँ पे H कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ 3 O के साथ मिलकर OH क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यानी इसकी यहाँ पे n का अगर मान निकालना है, मोलारिटी बाबू दिया है 0.1 और इसकी नॉर्मालिटी कितनी होगी 3, यानी नॉर्मालिटी नहीं सॉरी बाबू इनका क्या बाबू, यानी बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से गुणा करेंगे बाबू तो 0.1 में 3 से गुणा करेंगे तो 0. कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी 0.3 n कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको क्या कहा जाए बाबू नॉर्मलता, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलता भी बोलते हैं। नॉर्मलता निकालना हो तो आप फार्मूला क्या लगाइएगा, जो आपके पास क्या हो मोलरता है, उस मोलरता में किससे गुणा कर दीजिएगा, यानी क्षारीयता से। क्षारीयता मतलब ये जो कंपाउंड है कितना OH माइनस त्याग सकता है, तो OH माइनस 3 त्यागेगा, तो इसलिए 3 से बस गुणा कर देंगे 0.3। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है किसी तनु घोल के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, वो विलेय के अणुओं की संख्या पर, और विलेय के अणुओं की संख्या को और किसके नाम से आता है, किसके नाम से, वह घोल। आप पढ़े होंगे बाबू विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस कौन बाबू, विलायक, मिलके क्या बनाते हैं, विलयन। क्या बनाते हैं बाबू, विलयन। और याद रखिएगा कई जगह पर विलेय को लिखता है घुल्ले, क्या लिखता है बाबू, घुल्ले। विलायक को लिखता है बाबू घोलक, और विलयन को लिखता है बाबू घोल। तो कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। आप पढ़े होंगे अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 होते हैं, इन चारों किस पे डिपेंड करते हैं, विलेय के, यानी विलेय के अणुओं की संख्या पर, यानी घुल्ले के अणुओं की संख्या पर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी नंबर क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, सी नंबर क्या होगा, सही होगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इनकी संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। समझ में आया कि नहीं है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 8 नंबर कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होगा। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले जो कंपाउंड दिया हुआ है उसको आयन में तोड़ दिए। जिसका आयन यानी आई फैक्टर ज़्यादा आ गया उसका क्या होगा, परासरणी दाब, या जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, CaCl2। जैसे आप तोड़िएगा तो Ca++ में
और Cl किस में टूटेगा, माइनस में। देखिए बाबू यहाँ कितने आयन आए, 2 प्लस और 1 माइनस, कितने आयन आए बाबू 3, और यहाँ पे तोड़िएगा तो K प्लस और Cl कौन बाबू माइनस, कितने आयन आए 2, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। तो आंसर अब हम लोग के बीच है 3 और 2, इनमें से कौन सही है, यानी 3 वाला क्या है, सही है। जितनी आयन की संख्या होगी उसका परासरणी दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं। जब भी पूछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, जो भी कंपाउंड है बाबू सबसे पहले उनको किस में तोड़िएगा, आयन में। अगर आयन में तोड़ते हैं तो जिसमें आयन की संख्या ज़्यादा है उस कंपाउंड का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी पूछ रहा है, यानी अनुसंग गुणधर्म जो भी पूछ रहा है वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक फैराडे की विद्युत धारा के किसी अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होगा। बाबू याद रखिए जो यहाँ पे कंडीशन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और कितना जो कंडीशन कह रहा है बाबू कि एक फैराडे की विद्युत धारा के किसी अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन क्या होगा, मुक्त होगा। याद रखिए बाबू कि यहाँ H2 है, यानी H2 यानी कौन गैस बाबू, हाइड्रोजन गैस, यानी 2 हमारे पास क्या होंगे, H प्लस होंगे, तब जाके कौन सा गैस बनेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस। अब याद रखिए बाबू हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, और याद रखिए कि STP पर कितना बाबू, 22.4 लीटर, कितना बाबू 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यानी 22.4 लीटर आयतन मुक्त होता है। तो याद रखेंगे यहाँ से अगर 1 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/2, 1/2। और बाबू याद रखिएगा कि 1 मोल के लिए यहाँ पे 22, 2 मोल के लिए इतना है तो 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है किसका बाबू, STP पर, यानी STP पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना निकल जाएगा बाबू, ये निकल जाएगा आपके पास 11.2 लीटर। कितना निकलेगा, 11.2 लीटर। अगर आप इसको ml में चेंज करना है तो आप गुणा कर दीजिए कितना से बाबू, 1000 से, तो क्या निकल जाएगा 11.2 इंटू में 1000 क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 1 दशमलव खत्म 2 और यहाँ पे 2 जीरो यूज कर लिया जाएगा, यानी कितना ml बाबू, 11,200 ml। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो याद रखिएगा 2H प्लस, यानी देखिए 2H प्लस मुक्त हो रहा है तो बस हमने 2 से क्या कर दिया, भाग दिया। अगर 1H प्लस मुक्त होता तो हम 1 से क्या करते, भाग देते। तो याद रखिए यहाँ कंडीशन, और STP पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। समझ में आया कि नहीं है। तो 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 22.4 में 2 से भाग देंगे 11.2 होगा, और जितनी आयन की संख्या होती है उससे भाग देते हैं। कितना आयन बन रहा है बाबू, 2 आयन, 2 से भाग दे देंगे तो ये कंडीशन आएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग के पास कि ताप तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटनी घोल का मोलर चालकत्व। बाबू याद रखिएगा जैसे जैसे तनुता बढ़ा जाता है वैसे वैसे किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकत्व क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होगा। क्या होगा बाबू, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है तो उसका मानक अवकरण विभव होगा। याद कीजिए बाबू मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जितना ऑक्सीकरण विभव होता है मानक, उसका निगेटिव क्या होता है, मानक अवकरण विभव होता है। तो इसका निगेटिव कितना हो जाएगा बाबू, मानक अवकरण विभव जो हो जाएगा, अवकरण विभव कितना हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव मान कितना है देख लीजिए, पॉजिटिव मान कितना है बाबू, यानी ये पोटेंशियल जो हुआ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव है 0.763 तो माइनस लगा दिए 0.763 वोल्ट, यानी बस उसका निगेटिव कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना। कह रहा है वो NaCl अनंत तन्यता पर NaCl किसके बराबर होगा, ये कोलराउस का नियम में काम करता है। तो बस आपको आप क्या कर दीजिए, इनको तोड़ दीजिए तो Na प्लस और Cl माइनस। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन होता है बाबू? जो एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उनको पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल इसमें कौन होगा? देखिए लेक्लांस सेल प्राथमिक सेल है जो एक बार चार्ज किया जा मतलब एक बार डिस्चार्ज होगा तो पुनः इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी, यानी लेड स्टोरेज बैटरी जो क्या होती है मोटर वाहनों में यूज की जाती है, तो उनको एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो इसलिए कौन सी बैटरी है बाबू? द्वितीयक बैटरी है। कैसी बैटरी है बाबू? द्वितीयक। तो द्वितीयक बैटरी के कंडीशन समझ में आया होगा आपको कि वैसी बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः उसको आवेशित यानी चार्ज किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगी? द्वितीयक। पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं तो क्या कहलाएगी? प्राथमिक। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बाबू निर्भर करता है केवल और केवल ताप पर। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है किसी भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है केवल और केवल किस पर निर्भर करता है बाबू? ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं यार? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाबू 15 नंबर क्या कह रहा है? प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। बाबू कोई भी कोटि का पूछे आप एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या याद रखिएगा? मोल प्रति लीटर। क्या याद रखिएगा? मोल प्रति लीटर, इसका पावर 1 माइनस एन। कितना याद रखिएगा? 1 माइनस एन और सेकेंड के पावर -1। आप देखिए बाबू यहाँ हम लोग के लिए पूछ क्या रहा है? प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 1 किसके लिए बाबू? प्रथम कोटि के लिए। जैसे मान रखिए देखिए क्या आंसर आता है। जैसे आप मान रखिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू? मोल प्रति लीटर, इसका पावर 1 माइनस प्रथम कोटि के लिए 1 हो जाएगा, सेकेंड के पावर -1। किसी भी चीज़ का पावर अगर एक में से एक चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब एक मतलब एक में से अगर 0 तो पावर अब 0 होता है तो इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 हो जाता है। और 1 गुणे सेकेंड के पावर -1 यानी सेकेंड के पावर कितना हो जाएगा? -1। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर क्या है? सही है। यानी समय का पावर -1 होगा। कैसे हमने निकाला बाबू? जब भी कोई भी कोटि का पूछे वेग स्थिरांक का मात्रक, फॉर्मूला याद रखिएगा मोल प्रति लीटर, इसका पावर 1 माइनस एन। एन क्या है बाबू? कोटि। और लास्ट में लिखिएगा सेकेंड का पावर -1। देखिए बाबू एन बराबर 1 रख रहे हैं प्रथम कोटि के लिए, मोल प्रति लीटर। इसके जगह पर 1 माइनस एन के जगह पर 1 में से 1 गया 0। जब पावर अगर 0 हो गया, पावर 0 हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 और सेकेंड के पावर -1, सेकेंड के पावर -1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू? समय के पावर -1। समझ में आया कि नहीं बाबू? यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी नंबर क्या है? सही है। कह रहा है बाबू कि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को 2 गुना कर दिया तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी 2 गुना। देखिए बाबू अगर अभिकारक का सांद्रण 2 गुना कर रहे हैं तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी 2 गुना बढ़ रहा है। यानी सांद्रण जो है एकदम सामने सामने चल रहा है, मतलब घात कितना चल रहा है? 1 चल रहा है। और घात जब 1 चल रहा है मतलब देखिए बाबू सांद्रण को क गुना बढ़ा रहे हैं? 2 गुना। तो इसकी अर्ध आयु भी कितनी गुना? 2 गुना। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, यानी पावर 1 का चल रहा है। और जब पावर 1 का चलता है तो उस कोटि अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वो शून्य कोटि। यानी क्योंकि शून्य कोटि जो होता है इसकी जो अर्ध आयु होती है, याद कीजिए बाबू, यानी एक कितना होता है? यानी अर्ध आयु किसका बाबू? याद रखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है? हाफ, यानी अर्ध आयु ए बट्टा कितना के होता है? 2 के। यानी टी हाफ जो समानुपाती हो जाएगा वो ए के पावर 1। यानी जैसे जैसे सांद्रण बढ़ेगा वैसे वैसे अर्ध आयु क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे बाबू? कितना गुना बढ़ रहा है? 2 गुना। ते भी कितना गुना बढ़ रहा है? 2 गुना बढ़ रहा है। मतलब इसके 1 घात के सामने है तो इसलिए क्या हो जाएगी? ये कौन कोटि अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि। समझ में आया कि नहीं बाबू? आप बस इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की कंडीशन पूछ रहा है बाबू। अर्ध आयु प्रथम कोटि के लिए क्या होता है? टी हाफ। कितना होता है बाबू? टी हाफ बराबर होता है बाबू 0.693 बट्टा के।
क्या आप देखिए यहाँ कहीं पर भी अगर हम क्या मान लें, इनको समानुपाती मान लें, तो कहीं पर भी आपको ए दिख रहा है। इसमें जब ए नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं टी हाफ। अगर ए नहीं दिख रहा है तो समानुपाती ए के पावर 0, यानी क्योंकि एक हो जाएगा, यानी इस ए पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया याद रखिएगा प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्यों सही है बाबू? क्योंकि याद रखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धआयु होती है वो पदार्थ के आरंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी ए के पावर 0, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट कह रहा है बाबू 18 नंबर, कह रहा है बाबू अधिशोषण वह घटना जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है या दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश कर जाता है, दूसरे पदार्थ के नज़दीक रहते हैं, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अवकृत करते हैं। बाबू अधिशोषण क्या होता है? जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह के ऊपर जमा हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए नंबर सही है, यानी सतह के ऊपर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्प्रेरक वह पदार्थ जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को क्या कर देता है, बदल देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को घटा देता है, अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो जैसे उत्प्रेरक का यूज करते हैं, अभिक्रिया की जो दर होती है बढ़ जाती है, यानी जो क्या होता है, अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है इसका समय कम हो जाता है। समय कम क्यों हो जाता है? क्योंकि संतुलन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है, इसलिए ये साम्य अवस्था को प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है, घटा देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, यानी ये क्या करेगा, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देगा, घटा देगा। क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ चलते हैं। लायोफोबिक कोलाइड का स्थायित्व का कारण है। लायोफोबिक कोलाइड क्या होता है बाबू? जो क्या होता है, द्रव विरोधी होता है, और द्रव विरोधी है फिर भी यह स्थायी क्यों होता है? क्योंकि कणों का आवेशित होना, इनमें जो कण होते हैं क्या हो जाते हैं बाबू, आवेशित, यानी चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी लायोफोबिक कोलाइड जो क्या होते हैं, द्रव विरोधी, इनका स्थायी का कारण क्या है, कणों का क्या होना, आवेशित होना, यानी चार्ज पार्टिकल का होना। समझ में आया बाबू? गोल्ड नंबर सबको मालूम है, गोल्ड नंबर किससे रिलेटेड है, तो लायोफोबिक कोलाइड के क्या होने से, संरक्षण को बचाने की कंडीशन के लिए है, तो इसलिए याद रखेंगे लायोफोबिक कोलाइड जो होता है, लायोफोबिक कोलाइड के लिए कौन नंबर आता है, गोल्ड संख्या। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि से? बाबू सबसे पहले तो याद रखिए सांद्रण क्या है, सांद्रण के मतलब है जो भी अयस्क उपस्थित हैं उस अयस्क में अशुद्धि को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हमेशा फेन उत्प्लावन विधि या फेन प्लावन विधि के द्वारा, यानी फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? आप तो जिंक का पढ़े हैं, Hg का निकाल सकते हैं, कॉपर को निकाल सकते हैं। सबसे कठिन प्रोसेस किसका होता है बाबू? यानी चांदी, यानी सिल्वर, यानी किसका बाबू, Ag का। इनका निष्कर्षण बहुत ही क्या होता है, जटिल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्षेत्र शोधन, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले वो प्रक्षेत्र शोधन के मतलब जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है बाबू, गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, जिसके कारण अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसका उपयोग किया जाता है अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, यानी एकदम 100% के करीब क्या क्या वह शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जोन रिफाइनिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह है, अब बताइए बाबू, लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, सिलिका
यानी जो अशुद्धि होती है सिलिका के साथ रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में बाबू CO3 तो होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? वो सिलिका यानी बालू के साथ। अब याद कीजिए बाबू कि ये हम लोग के पास क्या है, मैट्रिक्स यानी गैंग जो होता है उनके साथ ये फ्लक्स रिएक्शन करेंगे। ये क्या है, अशुद्धियाँ हैं, इनके साथ फ्लक्स ऐसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है बाबू, धातुमल। और धातुमल क्या बनता है बाबू, धातुमल यानी स्लैग। क्या बनता है, स्लैग बनता है। और वो स्लैग क्या बनता है, CaSiO3। क्या बनेगा बाबू, CaSiO3। ये आपके पास क्या है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपके पास है अशुद्धि, मैट्रिक्स या क्या है, गैंग है। और ये आपके पास क्या है, फ्लक्स। पढ़े होंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके साथ बाबू, गैंग यानी अशुद्धियों के साथ मिलके क्या बनाता है, धातुमल, जो क्या होता है, तैरते रहते हैं। तो यानी ये क्या है बाबू, CaSiO3 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, डी नंबर सही है। कोई दिक्कत है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है कि वो जो भी क्या है अशुद्धियाँ सिलिका है उनके साथ रिएक्शन करे, लेकिन वहाँ से टूट जाता है। तो गर्म होने की कंडीशन में ये किस में कराया जाता है, वात्या भट्टी में प्रोसेस कराया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के किस में चेंज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड गैंग यानी SiO2 से रिएक्शन करके धातुमल CaSiO3 का निर्माण करता है। कह रहे हो नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड क्या है, अणुचुम्बकीय। बाबू अणुचुम्बकीय कंडीशन चेक करने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक देखिएगा ध्यान से। आप क्या कीजिएगा बाबू ना कि जितने जो भी ये क्या है यौगिक है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है। तो आप याद कीजिएगा बाबू, यहाँ मैं लिखता हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो भी कौन इलेक्ट्रॉन है बाबू, संयोजी। ध्यान सुनिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के मतलब जो बाहरी कक्ष में है। अगर ये सम आया, क्या आया बाबू, सम मतलब 2 4 6 8 इस कंडीशन में, या क्या आया बाबू, विषम। जब विषम आएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा बाबू, अणुचुम्बकी। क्या होगा बाबू, अणुचुम्बकी होगा। और अगर क्या आएगा बाबू, अगर सम आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, सम आएगा तो होगा प्रतिचुम्बकी। प्रतिचुम्बकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, डायामैग्नेटिक। और अगर अणुचुम्बकी है तो पैरामैग्नेटिक। समझ में आया कि नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दो ही तत्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के लिए संयोजी कक्ष में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं। और ऑक्सीजन के लिए कितने होते हैं, 6। ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए 5 और ऑक्सीजन के लिए कितना बाबू, 6। अब यहाँ से काउंटिंग कीजिए, N2O में या बाबू N के जगह पर कितना रख लीजिए, 5। तो 5 में अगर हम किससे गुणा कर दें, 2 से, और प्लस कितना बाबू, ऑक्सीजन कितना होता है, 6। 5 दूना 10 और 10 6 कितना आया, 16। यानी इसमें आ गया बाबू 16। कितना आया, 16। इसके लिए बात करते हैं N का 5। N का कितना होगा वो, 5। और ऑक्सीजन का 6 दूना 12। यानी एक ऑक्सीजन के पास 6 है तो 2 के पास 12। 12 5 17। यहाँ चेक करेंगे N के पास 2 तो 5 दूना 10 और ऑक्सीजन के पास 6 36 18। यानी टोटल आ गया 28। और यहाँ निकालेंगे तो बाबू 5 दूना 10 आप प्लस एक ऑक्सीजन के पास कितना, 6 तो 6 5 30। टोटल कितना हो गया बाबू, 48। आप चेक कीजिए बाबू कौन इसमें है कि जो विषम है। ये हम लोग के पास क्या है बाबू, सम है। क्या है बाबू, सम संख्या है। ये भी क्या आया, सम आया। ये भी क्या आया, सम आया। ये NO2 क्या आया, विषम आया। NO2 क्या आया, विषम आया। तो ट्रिक के हिसाब से NO2 इसमें क्या होगा बाबू, अणुचुम्बकी होगा। NO2 कैसा होगा बाबू, अणुचुम्बकी होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना बाबू, बी क्या है, सही है। कौन ऑप्शन सही है बाबू, बी
नंबर क्या है, सही है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कैसे सॉल्व किया, ट्रिक बताया कि जब भी कंपाउंड दे और पूछे कि इनमें से कौन अणुचुंबकी, इनमें से कौन प्रतिचुंबकी, इसके लिए आप क्या कर लीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में सम आ रहा है तो प्रतिचुंबकी यानी कैसा बाबू, डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा। और अगर क्या आएगा बाबू विषम तो क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक होगा, पारामैग्नेटिक। अब आप देख लीजिए बाबू क्या कंडीशन आ रही है, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, N2O में आया 16, NO2 में आया 17, N2O5 में आया 48 और N2O3 में 28। विषम कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला, तो इसलिए ये कैसा होगा, अणुचुंबकी होगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो फास्फोरस के आटम कक्ष 5 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। या देखिए नाइट्रोजन के आटम कक्ष, नाइट्रोजन कह रहे हैं फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 15 होता है, तो कितना हो गया बाबू, 2, 8 और 5। आटम कक्ष में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, -4, और अगर बॉन्ड बनाएगा 5 तो इसलिए ये क्या हो सकता है, 5 + 5 से मतलब -3 से कहाँ तक बाबू, +5। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसलिए -3, और यहाँ 5 बॉन्ड बना सकता है तो +5, यानी -3 से +5 के बीच होगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कैसे बताया, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। कह रहा हूँ निम्नांकित में कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक क्या है बाबू, अम्लीय है। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सा ऑक्साइड जो है सबसे अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। अब इसके लिए क्या ट्रिक याद रखना है बाबू, कि ट्रिक याद रखना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, N2O5 दिया है, फिर क्या दिया है बाबू, P2O5 दिया है, फिर क्या दिया है बाबू, SB एंटीमनी दिया है, एंटीमनी यानी ये 2 बार होगा, और O5 दिया है, और फिर क्या दिया बाबू, AH2, फिर क्या दिया O5। देखिए बाबू ऊपर से नीचे आइएगा तो इनका धात्वी गुण क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा गुण बढ़ेगा, वो धात्वी गुण बढ़ेगा, और इसलिए इनका अम्लीय धातु क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारी, तो इसका ऑक्साइड क्षारी होगा और इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। यानी क्या याद रखिएगा, इनका जो कौन सा गुण बढ़ेगा बाबू, क्षारीय। कौन गुण बढ़ेगा बाबू, क्षारी नेचर बढ़ेगा। क्षारी नेचर किसका है, सबसे ज़्यादा किसका, AH2 का। अगर पूछा जाए ऊपर के तरफ तीर होगा तो याद रखिएगा कौन सा नेचर बढ़ेगा, अम्लीय, यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, N2O5, क्योंकि ये क्या है, अधातु है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। याद रहेगा बाबू। अगर इसमें से पूछेगा क्षारी किसका है, कहिएगा AH2O5, और किसका अम्लीय नेचर ज़्यादा है, N2O5। समझ में आया, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्षारी गुण बढ़ रहा है, क्योंकि ये धात्विक गुण बढ़ता है, और धात्विक गुण बढ़ने के कारण ये क्षारी होंगे, तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, बी नंबर क्या है, सही है। कोई दिक्कत आपको, ट्रिक समझ में आया, जो भी पूछेगा आप इस ट्रिक्स को अपना लीजिएगा। अगर नीचे आएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो कौन गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फार्मिक अम्ल सांद्र से अब क्रिया करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्रिया करता है, तो कह रहा है क्या मतलब इसमें बनाता है। याद रखिए फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, HCOO क्या होता है, H किसका बाबू, फार्मिक अम्ल का। और जैसे ही फार्मिक अम्ल, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, फार्मिक अम्ल का HCOOH, और यहाँ पे क्या होगा, गर्म करेंगे H2SO4 की कंडीशन में
यानी रिएक्शन होगा तो यहाँ से बाबू सबसे पहले आप याद रखिए H2O क्या निकल जाएगा बाहर। जब H2O बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, देखिए बाबू यहाँ से कौन कौन बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकला बाबू OH, यहाँ से बाहर निकला H, क्या बच गया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। ये इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि फार्मिक अम्ल को H2SO4 में यानी रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा तो कौन सी गैस मुक्त होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं बाबू। देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O क्या निकल गया बाहर निकल गया। सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर किस रूप में अस्थाई होता है बाबू, तो सल्फर S8 के रूप में, किसके रूप में S8। तो कितने इनके परमाणु है देख लीजिए 8 यानी अष्ट आणविक, अष्ट आणविक यानी ऑप्शन नंबर क्या है बाबू डी ऑक्टा एटॉमिक क्या होगा सही होगा। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यानी कॉपर यानी परमाणु संख्या 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप लिख सकते हैं यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले कॉपर 29 का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, ये होता है बाबू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन बाबू ये चाहता है कि इसके डी जो क्या है सबसे डी जो सब सेल है उसमें चाहता है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि ये क्या हो जाए बाबू अस्थाई हो जाए। तो अस्थाई होने के लिए इसमें 1 रहता है और इसमें कितना हो जाता है बाबू 10। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप काउंटिंग करके देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक 18 होगा तो इसको क्या लिख दीजिएगा आर्गन, कौन दिक्कत है। और उसके बाद बाबू 3d कितना है 10 है और 4s क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए। लेकिन जब d उपकक्ष में या तो अर्ध भरा या पूर्ण भरा या 5 या 10 होंगे तो अधिक अस्थायी होता है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बाबू आर्गन 18 होता है 3d10 4s1। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बाबू। लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो बाबू आप लोग याद किए होंगे। लैंथेनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाबू n-2 F में 0 से 14 n-1 D में 0 से 1 होता है NH2 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। कह रहा है बाबू कि इनमें से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड्स नहीं है। तो बाबू याद रखिएगा इनमें से जो क्यूरियम है, कैलिफोर्नियम है, यूरेनियम है, ये क्या होते हैं बाबू एक्टिनाइड्स होते हैं। लेकिन टर्बियम क्या है एक्टिनाइड्स नहीं है। टर्बियम क्या है बाबू एक्टिनाइड्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। टर्बियम क्या होता है, टर्बियम क्या है बाबू एक्टिनाइड्स नहीं है, ये क्या है लैंथेनाइड्स है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकी है। अब बाबू आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा कौन कौन है जिनके जो इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा अनुचुंबकी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा वो प्रतिचुंबकी होगा। याद रखिएगा स्कैंडियम अगर आप लिखिएगा तो इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखिएगा तो S से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा और D से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। यानी यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है 3, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से कितना निकालना है 3, यहाँ से कितना निकालना है 3। जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिएगा तो आप पाइएगा कि स्कैंडियम में, किसमें बाबू स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाता है। कैसे बाबू दिखा देता हूँ आपको। स्कैंडियम का 21 होता है तो 1s2, स्कैंडियम का लिख रहा हूँ बाबू 21 होता है 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होगा 1 होगा। आप जैसे निकालिएगा बाबू 2 यहाँ से निकलेगा 1 यहाँ से निकलेगा, यानी P भी भरा है S भी भरा है, P भी भरा है S भी भरा है S भी भरा है। इसका मतलब ये क्या होंगे
प्रतिचुंबकी होंगे, यानी ये होगा बाबू डायामैग्नेटिक। क्या होगा बाबू? डायामैग्नेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आप इनका भी निकाल लीजिएगा, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसलिए क्या होगा? प्रतिचुंबकी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बाबू? 26 कह रहा है Fe+2, यानी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या करनी है? बतानी है। Fe+2 में यानी अयुग्मित। चलिए अब इसको दिखा देते हैं, इसी के हिसाब से पहला वाला चेक कर लीजिएगा। Fe यानी 26, Fe यानी कौन बाबू? 26। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना होता है बाबू? 6 होता है। 3d कितना होता है? 6 होता है। क्या मैं इसको पहले लिख सकता हूँ? 3d6 और 4s2 लिख सकता हूँ बाबू। अच्छा, अब जैसे ही क्या होगा? Fe 26 लेकिन +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा बाबू? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d6 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब बताइए, ये तो पूरा भरा है। डी में कितने बाबू ऑर्बिटल? 5। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए बाबू। 6 इलेक्ट्रॉन, एक पहले एक एक भरिए, 2 3 4 5 6। देखिए बाबू कितने इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू? देख के बताइए। 4 है। कितने हैं? 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा कौन से बाबू? बाह्यतम कक्ष से ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। समझ में आया बाबू? अब देखिए कह रहा है K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। बाबू देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर सम कीजिए, 0 के बराबर है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो 3 बार क्या है बाबू? K है और प्लस कितना? Fe का ही निकाला जाएगा और प्लस 6 बार क्या है बाबू? Cn यानी साइनाइड है। सबका सम कितना होगा? 0। 3 पोटेशियम में कितना होता है बाबू? 1 प्लस Fe प्लस 6 गुणे साइनाइड का होता है बाबू -1 बराबर 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए बाबू 3 प्लस क्या आएगा बाबू? Fe -6 बराबर 0, यानी Fe का जो मान आएगा देख लीजिए बाबू, 6 में से 3 -3 बराबर 0, यहाँ से Fe का मान आ जाएगा बाबू 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 आया। समझ में आया कि नहीं है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। कोई दिक्कत है बाबू? आप 3 बार K लिखिए प्लस Fe प्लस 6 गुणे Cn बराबर 0। 3 गुणे 1 प्लस Fe प्लस 6 गुणे Cn का -1 बराबर 0। 3 एकम 3 प्लस Fe -6 बराबर 0। यहाँ Fe माइनस 6 में से कितना बाबू? 3 गया, कितना बच जाएगा? -3 है, -6 है तो -3 हो जाएगा बराबर 0। Fe का मान 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी लिगेंड जो क्या होते हैं बाबू? जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देते हैं? केंद्रीय परमाणु को। किसको देते हैं? केंद्रीय परमाणु को। आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से पढ़े होंगे X, यहाँ मान लेते हैं क्या है बाबू? M, यहाँ पे क्या है? ये सेंट्रल एटम, और ये क्या है बाबू? लिगेंड। यहाँ मान लेते हैं X इनका टर्म है, यहाँ Y यानी काउंटर आयन है, ये भी काउंटर आयन। तो यही जो लिगेंड है ये इसको कौन पेयर देते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन चीज प्रदान करते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं? लेविस बेस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बाबू? लेविस बेस। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। बहुत पूछा गया एग्जाम में लेविस बेस।
बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है जटिल आयन NiCN4-2 इसकी आकृति कैसी होती है। तब आप याद रखेंगे स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतली। क्या होता है बाबू? स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली। और इसका हाइब्रिडेशन याद रखिएगा DsP2। कितना हाइब्रिडेशन होता है बाबू? DsP2। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बाबू? स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। तो समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विटामिन B9 में रहता है। विटामिन B9 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? विटामिन B9 में हमेशा याद रखिएगा क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब सबका स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो पहला का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? इसका स्ट्रक्चर होगा बाबू C, इधर मान लीजिए Cl, इधर H, इधर H, इधर CH, 3 H है। देखिए बाबू ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। कौन कौन बाबू? ये H इस H को, ये H इस H को तो बैलेंस करेगा, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं होगा तो इसलिए इसका शून्य नहीं होगा। इसका देखते हैं बाबू C, एक H है और 3 बार क्या है बाबू? Cl है। देखिए बाबू ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे लेकिन ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। इसका भी बाबू देखिए H है तो इसका भी नहीं होगा। अब देखते हैं इसका देखते हैं बाबू C, ऊपर L, नीचे भी L, इधर L, इधर भी L, यानी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? बैलेंस कर जाएंगे। इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन जेम डाई हैलाइड है। बाबू जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है ना कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हो। क्या बोलेंगे बाबू? एक ही कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही हाइड्रोजन एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हों तो उनको बोलते हैं डाई हाइलाइड यानी जेम डाई हाइलाइड। अब देख लीजिए बाबू एक ही कार्बन से, यही दिख रहा है बाबू C से कितने? 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? एक ही कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हों तो उनको बोलते हैं जेम डाई हाइलाइड। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बाबू निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्लोरोफॉर्म बाबू याद रखेंगे प्रोपेन 2 ऑल से। किससे बनता है बाबू? प्रोपेन 2 ऑल से क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट कह रहा है एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में किया जाता है? एल्किल हाइलाइड से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एल्किल हाइलाइड से एल्केन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, इनमें से सभी बनाए जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल है? अच्छा वो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अपना को छोड़कर 2 अन्य R से यानी अन्य R एल्काइल समूह से क्या हो? जुड़ा हो। यानी देख लीजिए और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। देखिए यानी 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। देखिए 2 इधर बॉन्ड निकला है तो ये यानी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे पास क्या है बाबू? सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलेंगे? जो अल्कोहल समूह है, अल्कोहल समूह से जुड़ा होने वाला कार्बन स्वयं को छोड़कर 2 अगर R से यानी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो इसको बोले सेकेंडरी। 1 से जुड़ा हो प्राइमरी, 3 से जुड़ा हो बाबू टर्शियरी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे B क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में किसका समान है? अनाज अल्कोहल यानी अनाज से क्या बनाया जाए? वो अल्कोहल बनाया जाए। तो याद कीजिए अनाज से क्या बनाया जाता है? एथेनॉल का निर्माण किया
जाता है, तो एथाइल या एथिल अल्कोहल, यानी इसी को क्या बोलते हैं बाबू, शराब बोलते हैं, एथेनॉल, यानी अनाज से अल्कोहल, इनमें नाम क्या है बाबू, एथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है बाबू, एल्केन का क्या करता है, निर्माण करता है। किससे रिएक्शन करेगा और किसका निर्माण करेगा बाबू, एल्केन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है बाबू। देखिए सबसे पहले आप याद कर लीजिए, अगर अल्कोहल हो, क्या हो बाबू, अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है ROH, अल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। होता क्या है बाबू, ये यहाँ पे जो क्या है OH और MgOX, क्या बाहर निकल जाता है, MgOHX, और क्या बन जाता है बाबू, यहाँ से बनता है R, और ये R यहाँ जाके जुड़ जाता है RR, यानी क्या बना देता है बाबू, एल्केन। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के साथ। इसमें कौन अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं आया। तो अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX से क्रिया करके क्या बनाता है बाबू, तो एल्केन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। इक्वेशन ही मैंने आपको बता दिया। अभिक्रिया जो दिया है बाबू, और इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या दिया है, PDBSO4। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया होगा PDBSO4 जहाँ पर भी यूज किया जाता है, यह कौन सा अभिक्रिया होता है बाबू, रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होती है बाबू, रोजेनमुंड अभिक्रिया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का निर्माण किस अभिक्रिया के द्वारा, यहाँ पर रोजेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें किस उत्प्रेरक का, PD और BSO4 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। याद कीजिए बाबू, यहाँ पे एल्डिहाइड का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, ऐसे होता है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, RC⋯OH लिख सकते हैं। जैसे आप ऑक्सीकरण कराइएगा तो O जुड़ेगा, तभी तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बाबू, RC⋯O, फिर क्या आ गया, OHO यहाँ आ गया। और जब OH जुड़ गया COOH, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। किसी को दिक्कत है बाबू, नहीं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है बाबू, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो बाबू, अल्फा हाइड्रोजन। कौन कौन देता है, तो यानी याद रखेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कैनिजारो कौन देगा, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन हो तो कौन रिएक्शन देगा बाबू, कैनिजारो रिएक्शन देता है। अल्फा हाइड्रोजन होने वाला कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो कैनिजारो रिएक्शन देता है। लेकिन किसके पास, जिसके पास नहीं, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो इस कंडीशन में कैनिजारो रिएक्शन, यानी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो बाबू, नहीं हो, तो इस कंडीशन में कैनिजारो रिएक्शन देता है। और पूछा क्या है, जिसके कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। कैसे होगा बाबू, देख लीजिए,
सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए बाबू इसी को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है, यही आपके पास अल्फा कार्बन है और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण याद रखिएगा ये कौन रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। एक बार याद कीजिए मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है बाबू कि वैसा यौगिक या वैसा हम लोग के पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो कौन रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन। कौन रिएक्शन देगा, कैनिजारो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, ये बाकी सब देगा। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, बी नंबर क्या है, सही है। याद रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट कह रहा है बाबू यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया से कराने, अमोनिया से कराने पर बनता है। याद रखिए वो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए अमोनिया से, तब बाबू बनता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता है C6H12N4, यानी N4 बनता है कब, जब हम रिएक्शन किससे करा देंगे, यानी अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ कराइए, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। यह एक क्या है बाबू, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी फॉर्मल्डिहाइड से अमोनिया रिएक्शन करके क्या बनाता है बाबू, यूरोट्रोपिन का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, यूरोट्रोपिन का। समझ में आया कि नहीं है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सूत्र एस्टर को व्यक्त करता है। एस्टर को का क्रियाशील समूह हम लोग ऐसे यूज करते हैं RC डबल बॉन्ड O, क्या होता है बाबू, R। देखिए COOR, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कह रहा फार्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या किससे अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल में अंतर बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जो फार्मिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके CO2 उत्पन्न करता है, जबकि ये रिएक्शन नहीं करता है। तो याद रखिए किसका उपयोग करेंगे, NaHCO3। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है बाबू निम्नलिखित में सबसे अधिक सबल अम्ल है। सबल अम्ल के मतलब कौन इसमें है, CH3 COOH ClCH2 COOH Cl2 CH COOH और यहाँ पे Cl3 COOH। बाबू अम्ल यहाँ पे कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और इसमें से देखिए क्लोरीन जिसके पास ज़्यादा है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ 3 क्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, करने की क्षमता क्या है बाबू, अधिक है। इसलिए बाबू याद रखिएगा ये जो क्या होगा, प्रबल क्या होगा, अम्ल होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी डी नंबर क्या है, सही है। निम्नलिखित में कौन सबल अवकारक है। अवकारक के मतलब कि जो H+ के H यानी हाइड्रोजन क्या करे, H+ नहीं हाइड्रोजन त्यागता है। तो कौन आसानी से हाइड्रोजन यहाँ त्यागेगा बाबू, मेथेनोइक अम्ल। कौन अम्ल बाबू, मेथेनोइक अम्ल। इसलिए मेथेनोइक अम्ल जो है प्रबल क्या है, अवकारक है, जो H यानी हाइड्रोजन को क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कह रहा है वो निम्नलिखित में किसके द्वारा
कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा इसके लिए उत्प्रेरक यूज किया जाता है बाबू LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। LiAlH4 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन का मतलब बाबू जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखिए बाबू अगर नाइट्रोजन है एक बना है तो NH2 है, यहाँ 2 बना दिया तो क्या होगा NH होगा, अगर यहाँ 3 बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा N केवल होगा। ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है कौन डिग्री बाबू 3 डिग्री। बताइए कौन सही है। देखिए बाबू यानी 2 डिग्री पूछ रहा है 1 H होना चाहिए, 2 डिग्री पूछ रहा है 1 H होना चाहिए, ये वाला सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1 NH 2 R। समझ में इधर R जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कहानी। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेथिल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र होता है। बाबू याद रखेंगे मेथिल आइसोसाइनेट का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है बाबू CH3NCO। क्या होता है बाबू CH3NCO। यही बाबू कहाँ लिख हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें लिख हुआ था, भोपाल गैस कौन बाबू त्रासदी में। कहाँ लिखा हुआ था वो भोपाल गैस त्रासदी में। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था बाबू 2-3 दिसंबर, कब हुआ था बाबू 2 दिसंबर की रात 3 दिसंबर के सुबह, और यानी ये कब हुआ था 1984 में। कहाँ हुआ था बाबू भोपाल में, और एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था बाबू यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी बनाने वाली थी, कीटनाशक बनाते थे। इसी कंपनी में क्या हुआ था बाबू मेथिल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था रिसाव हुआ था। समझ में आया कि नहीं। तो फार्मूला याद रखेंगे CH3NCO। क्वेश्चन नंबर 58 का निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राथमिक एमीन बनता है। यानी याद रखेंगे ये किसके बाबू, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड से। और ये कौन रिएक्शन के द्वारा बाबू कर्टियस, कौन रिएक्शन कर्टियस अभिक्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हैं प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। यही फार्मूला है बाबू जो हम लोग के पास है, यानी मेथिल आइसोसाइनेट है, यहाँ पे मेथिल आइसो क्या है साइनाइड है। तो फार्मूला याद रखिए कितना होता है CH3NCO किसका होगा मेथिल आइसोसाइनेट का। और इसी रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कर्टियस अभिक्रिया का उपयोग करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का हाइब्रिडेशन यानी प्रसंकरण होता है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु क्या है बाबू N, यहाँ मान लीजिए N, यहाँ N होता है बाबू, और 2 लोन पेयर होते हैं। अब देख लीजिए बाबू यहाँ पे जब भी हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, हाइब्रिडेशन की कंडीशन में क्या किया जाता है बाबू याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस कंडीशन में याद रखेंगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, यानी लोन पेयर। ये कौन पेयर है बाबू लोन पेयर, और साथ साथ बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं 1 2 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया बाबू 4, और 4 होगा तो क्या होगा sp3 59 क्या है सही। समझ में आया बाबू। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है। सुक्रोज यानी जो आपके पास फार्मूला है बाबू, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। तो याद रखिएगा सुक्रोज जो हम लोग के पास है सुक्रोज क्या है बाबू, इसमें याद रखिएगा एक एंजाइम होता है इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम बाबू इनवर्टेज एंजाइम। ये क्या करता है इसको चेंज कर देता है ग्लूकोज प्लस किसमें बाबू फ्रक्टोज में।
यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 2 मोनोसेकेराइड में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ऑप्शन नंबर सी यानी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा 61, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है। तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है, विटामिन सी में। किस में पाया जाता है बाबू, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का कैसा नाम है बाबू, रासायनिक नाम है। क्या नाम है बाबू, रासायनिक नाम है। तो यानी विटामिन, यानी एक क्या है, विटामिन है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 62 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है। तो अनुवांशिक चरित्र को आप जानते ही हैं, कौन दिखाता है बाबू, डीएनए। कौन दिखाएगा, डीएनए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर को नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 63, साबुन क्या होता है बाबू। साबुन बाबू उच्च वसी अम्लों के, याद है आपको C15, याद होगा C17, H35 COONA, याद कीजिए बाबू सोडियम लवण होते हैं उच्च वसी अम्लों के। कौन लवण, सोडियम लवण होते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो याद रखिए इनमें से प्रोटीन क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर कितना बाबू, ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन। सहबहुलक, सहबहुलक मतलब अलग अलग मोनोमर भाग लेते हैं तो क्या बनाते हैं बाबू, याद रखिएगा अलग अलग मोनोमर। इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, नायलॉन 6, पॉलीथीन और पॉलीमेथिल मेथिल एक्रालेट, नायलॉन 6। तो याद रखिएगा सहबहुलक कौन होता है, नायलॉन 6 होता है। यानी ये दो अलग अलग एकलकों से मिलकर क्या होता है, बनता है। समझ में आया कि सम होगा एक ही प्रकार के एकलक, सह होगा अलग अलग प्रकार के एकलक। संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण के मतलब होता है बाबू कि बहुलीकरण के बाद कोई छोटा कंपाउंड जैसे H2O, NH3, CO2 ये गैस से क्या निकले, बाहर निकले। तो इसमें से कौन है बाबू, नायलॉन 6। इससे क्या होते हैं, छोटे कंपाउंड क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक यानी दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कह रहा है टाइफाइड के इलाज में, टाइफाइड के इलाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू क्लोरएम्फेनिकॉल, यानी क्या है, यानी ब्रॉड क्या है, ब्रॉड यानी काफ़ी बीमारियों को ठीक करता है। तो इस किसका उपयोग किया जाता है बाबू, क्लोरएम्फेनिकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 से लास्ट क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच गए हैं। 69 कह रहा है भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 59 या 58 में ही बताया था कि भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो क्या था, वो CH3NCO, यानी इसी का नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है बाबू, मिथाइल या लिखते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। और यही गैस क्या होती हैं, यही गैस रिसा हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। लास्ट क्वेश्चन बाबू आज का हम लोग के पास है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन जो है बाबू इसका क्या रासायनिक नाम है, तो गैमेक्सिन का नाम होता है बाबू बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है बाबू, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, गैमेक्सिन। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू, सही। समझ में आया कि नहीं। तो ये था हम लोग का बिहार के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उनका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।